नमस्कार। आज हम हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी के लिए या नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है? अर्थात अपभ्रंश भाषा का जो समय सीमा था उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा है बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, तीसरा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, तथा डी है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इसमें हमें बताना है कि अपभ्रंश का जो समय है वह क्या है। तो यहाँ जब हम समय की बात करते हैं तो हम देख लेंगे कि अपभ्रंश का जो समय होगा वह होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अगर अलग अलग हम देखें तो 3 भागों में हमें भाषाएं मिलती हैं, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये 3 भागों में बटी हुई भाषाएं हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है, तथा मध्यकालीन जो है उसमें आपका पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है। पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश। तो सभी का तो नहीं, लेकिन इन तीनों का हम थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप में समय देख लेते हैं। पाली का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, तथा यही प्राकृत का समय होगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। यहाँ 1 के बाद ईस्वी शुरू हो जाता है। और अपभ्रंश का समय हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? ब्राचड़ से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या मागधी से? तो यहाँ पर देखिए क्या सही होगा, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, अर्थात अर्धमागधी। यहाँ देखिए विकल्प थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, पहले ए आ गया है, फिर सी आ गया है, फिर बी आ गया, लेकिन हम ऐसे समझेंगे कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से होती है। वहीं पर अगर बात करें सौरसेनी की, तो इससे आपकी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है, तथा मागधी से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है, और ये ब्राचड़ जो है वहां से सिंधी की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी हमें ध्यान रखना है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो वो हो जाएंगी आपकी अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? अर्धमागधी से हुई। अर्धमागधी से जो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है उसमें 3 बोलियां आती हैं मुख्य, जो अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर एवं बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं अवधी। यहाँ पर देखिए मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये जो क्षेत्र है वह खड़ी बोली का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ विकल्प ए सही होता है। इन सभी को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें भाषा विज्ञान का जो ये हिस्सा है जिसमें हम बोली, भाषा, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, उपबोलियां, अपभ्रंश कौन से किस अपभ्रंश से निकली हुई है, किसकी उत्पत्ति किससे, इन सभी को अच्छे से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 252 वैष्णवन की वार्ता इसकी भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? बहुत ही मुख्य ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है।
ए है ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी एवं डी बघेली। यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता, यह जो ग्रंथ है, सबसे पहले हम ये जान लें ये किसकी है। तो इसके लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ की यह ग्रंथ है। और इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। इस प्रकार इन्होंने ये दो मुख्य ग्रंथ लिखे थे और गोसाई गोकुलनाथ इसके लेखक हैं और इसकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 5 है। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ईसुरी, ये ईसुरी जो कि कवि हैं, किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा के, कन्नौजी के, अवधी के या बुंदेली के? यहाँ पर सही उत्तर है डी बुंदेली। ईसुरी बुंदेली के प्रमुख लोक कवि हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? विकल्प है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 347। किसके अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ था? तो देखिए यहाँ विकल्प ए सही होगा, अनुच्छेद 344। इसी के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ। और यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि यह कब हुआ था? 1955 में। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वह 1955 में हुआ था तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? या राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बाल गंगाधर खेर। इनका नाम जरूर याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है, बाल गंगाधर खेर। कुछ मुख्य बातें हम प्रश्नों से संबंधित बता दे रहे हैं, बाकी तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर एक प्रश्न को भी लेकर बैठेंगे तो पूरा आधा घंटा निकल सकता है। कई सारे विकल्पों पे कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रश्न से कुछ प्रश्न निकल रहे हैं यहाँ पे, उन पर हम बात कर लेंगे। जैसे राजभाषा आयोग का गठन कब होता है? 1955। और अगर डेट की बात करें तो डेट था 7 जून और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खेर और यह अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? एक बार फिर देखिए, स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वह होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पर जो है कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको हमें क्रम से लगाना है, आरोही क्रम अर्थात शुरू से बढ़ना है, कौन पहले है उसके बाद इस तरह से देखना है। तो आरोही क्रम में हमें काल क्रमानुसार इन सभी पत्रिकाओं को लगाना है। पहला है उदंत मार्तंड, दूसरा प्रजामित्र, फिर है प्रजा हितैषी और हरिश्चंद्र मैगजीन। विकल्प बी में है प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी तथा चौथा हरिश्चंद्र मैगजीन। सी दिया है प्रजा हितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड एवं हरिश्चंद्र मैगजीन। डी का देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी एवं उदंत मार्तंड। तो इतना तो हमें जान ही लेना है कि सबसे पहले उदंत मार्तंड ही आता है और इसका जो समय था वह था 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी। जुगल किशोर इसके संपादक थे। 1826 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। दूसरा देखिए जो प्रजामित्र है उसका समय है 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी तथा तीसरा है प्रजा हितैषी
जो कि 1855 में संपादन होता है इसका, तथा इसके जो संपादक थे वह थे लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। चौथा देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका समय 1873 है और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो शुरुआत में ही देखिए हमें क्रम से ये सारे पत्र मिल जाते हैं, 1826, 1834, 1855, फिर 1873। इस प्रकार से यहाँ विकल्प ए सही होगा, बाकी सभी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी अंतरराष्ट्रीय रूप को, या उपर्युक्त सभी को। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान ने अंकों के, जो हम 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं, इनके किस रूप को स्वीकार किया है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? इसमें से बताना है, विधेयवादी है, कालानुक्रमी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है, या समाजशास्त्रीय पद्धति है। इसमें से इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति पूछ रहा है, कौन सी होगी? तो यहाँ देखिए सबसे विकसित जो पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति पर अपनी पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और यही सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नलिन बिलोचन, या डॉक्टर विनय मोहन। यहाँ सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन बिलोचन। डॉक्टर नलिन बिलोचन जो हैं उन्होंने लिखा है साहित्य का इतिहास दर्शन। तथा अन्य सभी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विजयेंद्र स्नातक की जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज लिखी है, और विनय मोहन जो है उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, और नलिन बिलोचन शर्मा जी का है साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ वर्ष क्या था, प्रकाशन की शुरुआत कब हुई थी कवि वचन सुधा की? 1865 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1868 ईस्वी, या 1879 ईस्वी। यहाँ पर बताना है कवि वचन सुधा का समय क्या था, तो सही उत्तर होगा 1868 ईस्वी। यहाँ पर सी विकल्प सही है। और कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका थी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, ये सभी जानते होंगे। तथा इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिकाएं थी, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन इत्यादि, इसका भी संपादन भारतेंदु जी ने ही किया था। प्रश्न संख्या 13 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? जो उन्होंने काल विभाजित किए हैं, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, इस प्रकार से उन्होंने किया। तो इसका जो मुख्य आधार रहा है, किस आधार पे उन्होंने इस तरह के नामकरण किए हैं? देखिए विकल्प है पूर्व परंपरा, बी प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, युग प्रवृत्तियों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर होगा वह होगा युग प्रवृत्तियों के आधार पर। जिस युग की जिस प्रकार की प्रवृत्ति थी उसी तरह से उसका ग्रंथों का नामकरण उन्होंने कालों का किया है। बाकी शुक्ल जी ने अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, वो विधेयवादी पद्धति पर उन्होंने लिखा था और युग प्रवृत्तियों के आधार पर कालों का नामकरण किया था। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है?
अर्थात यहाँ पर ये बताना है कि किस क्रम में, सही तरीके से क्रम में लगाया गया है। ये रचनाएं हैं आदिकाल की। देखिए, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, फिर खुमान रासो। बी है पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, हम्मीर रासो तथा खुमान रासो। यहाँ पे सही से यहाँ आ नहीं पाया है। सी देखेंगे, खुमाण रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या हम्मीर रासो। तथा डी है हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो और खुमाण रासो। इसमें कौन सा क्रम सही है यह हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रम है वह सही होगा, सी सही होगा। सबसे पहले है खुमान रासो, जिसका जो समय होगा नवीं सती होगा, नवीं सती। उसके बाद है विसल देव रासो, जिसका हम 12वीं सती मान सकते हैं। 1212 संवत 1212 इसका समय है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो 13वीं सती है। एवं लास्ट में जब हम देखते हैं हम्मीर रासो, हम्मीर रासो का समय 14वीं सदी मिलता है। इस प्रकार देखिए, जो क्रम सही होगा वह सी होगा, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा हम्मीर रासो। और इन सभी रचनाओं के रचनाकारों का नाम भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे खुमान रासो के हैं दलपति विजय, विसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है एवं हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं कौन है? सरहपा, कण्हपा, मच्छंदर या गोरखनाथ। यहाँ सिद्धों एवं नाथों को मिला के पूछा गया है कि इनमें सबसे पुराने कौन हैं। यहाँ विकल्प ए सही होगा, सरहपा, क्योंकि सरहपा जो है सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। और ये मिलता है कि सिद्धों से ही नाथों की उत्पत्ति हुई थी और नाथों के जो प्रणेता थे वह गोरखनाथ जी थे। सरहपा को देखिए, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? हम आ गए भक्तिकाल में। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माध्वाचार्य या वल्लभाचार्य। तो देखिए, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य उनके प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैतवाद के अलग अलग वाद आचार्यों द्वारा जो चलाए गए थे, तो उनके आचार्यों को भी जानना है, प्रवर्तक को भी जानना है और उस वाद को भी जानना है। यहाँ द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे निम्बार्काचार्य तथा विष्णु स्वामी की अगर बात की जाए तो विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के अनुयायी थे। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद तथा माध्वाचार्य जो हैं वह द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद। एवं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रकार से यहाँ सही जो उत्तर है वह है निम्बार्काचार्य, इसके जो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 17, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना इनमें से कौन है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला या पद्मावत। तो हम सभी जानते हैं कि पद्मावत जो है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और पद्मावत का समय क्या है? पद्मावत का समय है 1540 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है और यह जायसी की श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इसमें 57 खंड हैं, 57 खंड हैं। आगे देखिए,
प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर इन रचनाकारों को, कवियों को कालक्रम से लगाना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। बी है स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। सी सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। डी है स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान या मीराबाई। हमें बताना है कि सही क्रम कौन सा है इनमें से। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं स्वामी हरिदास। यहाँ जब हम सबके समय को देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। स्वामी हरिदास का जो समय है वह है 1478 ईस्वी। 1478 ईस्वी समय अर्थात इनके जन्म का समय। सूरदास को देखिए तो सूरदास का भी 1478 ही मिलता है, किंतु यह उनके बाद ही माने जाते हैं, 1478 ईस्वी। सूरदास का और हरिदास का जन्म तो एक ही सन में है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है। तो ऐसा प्रश्न शायद बने नहीं, और अगर बनता भी है तो स्वामी हरिदास के बाद ही सूरदास आएंगे। तो उसके बाद मीराबाई का समय है 1516 ईस्वी। फिर रसखान है, रसखान का समय है 1533 ईस्वी। 1533 ईस्वी। यहाँ पर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि बार बार पूछा गया है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? हम ये भी देखेंगे कि कथन किसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यह कथन किसका है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ सबसे पहले बता दें कि सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह जो कथन है उन्होंने श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे और यह अंतिम प्रश्न है। 20 प्रश्नों को ही हम लेकर आए थे और ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आगे भी हम प्रश्नों को लेकर आएंगे, 20 से अधिक भी रहेंगे, कम भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जहां जहां से हमें मिलेंगे हम वो यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम अर्थात क्रम से बताना है। भूषण मतीराम बिहारी देव, मतीराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतीराम भूषण देव या बिहारी भूषण मतीराम देव। यहाँ पर हमें इन्हें सही क्रम से लगाना है। तो देखिए, सही क्रम हम कैसे जानेंगे? जब हमें सभी का समय पता होगा। तो बिहारी का जो समय है वह है 1595। अगर भूषण के समय की बात करें तो वह है 1613 ईस्वी। मतीराम का समय है 1617 ईस्वी। 1617 ईस्वी तथा बिहारी का समय जैसा हम पहले ही जानते 1595 ईस्वी और देव का समय है 1673 ईस्वी। 1673 ईस्वी। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए 1595 आ जाता है, तो यहाँ पर सब ये दो विकल्प आते हैं, बिहारी हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो ये भूषण आ जाते हैं 1613, तो ये कैंसिल, यानी भूषण। फिर मतीराम 1617 और देव हो जाएंगे 1673। विकल्प डी जो है सही क्रम में है। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न देखे और यह 20 प्रश्न टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।